हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए भी किसी प्रकार के रिजर्वेशन का फ़ायदा उनको उठाना है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनको देखना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, इससे आप वो गलती करने से बच जाओगे जिस गलती से आपका सिलेक्शन होते हुए भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा, आप कंपनी में नौकरी में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, जब भी हम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जब भी मतलब किसी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है उसके लिए हम अप्लाई करते हैं और रिजर्वेशन चाहिए होता है हमें, तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट उसमें सबमिट करना होता है। तो हर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड होता है जिस फॉर्मेट में आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करना होता है। क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि हमारे कास्ट सर्टिफिकेट तो सबमिट किया हमने, बट फॉर्मेट गलत हो गया। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट वाले फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कर दिया। तो क्या ऐसा होने से क्या परिणाम होगा? अगर मान लो हम ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और हमने अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट किया और वो फॉर्मेट गलत हो गया, तो हम क्या उस रिजर्वेशन के हकदार होंगे जो कि ओबीसी को मिलना है? तो क्या सिलेक्शन के बाद नौकरी मिल जाएगी या कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा हमारा? ये सवाल है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे थ्रू ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आप जैसा देख रहे होगे सामने कि जॉब नोटिफिकेशन सही से पढ़ो। ये क्या जाति प्रमाण पत्र सही फॉर्मेट में नहीं होगा तो क्या आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है, ये कंप्लीट जजमेंट हम लोग आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फ्रेंड्स केस का स्टोरी देखते हैं। स्टोरी ये था कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन इशू किया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। किस पोस्ट के लिए? सब इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस एंड प्लाटून कमांडर, पीएससी एंड फायर ऑफिसर के लिए किया, ठीक है? तो एक कैंडिडेट था मोहित कुमार जिसने कि अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उसको बुलाया गया एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन दिया और एग्जामिनेशन के बाद उसका यो स्कोर उसका आया 313.84 पर मार्क्स आया, ठीक है? लेकिन लिस्ट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और सीरियल नंबर इतना पे था, सिलेक्शन नहीं हुआ। मेन चीज़ ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, कितने पे था, इसको हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। आगे देखते हैं। उससे एग्रीव्ड होके ये एक रिप्रेजेंटेशन भेजता है यूपी पीआरबी को, ठीक है? और उसका कोई रिस्पांस जब नहीं आता है तो ये मूव करता है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में। रिट पिटीशन क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी कोई आपको स्टेट से कुछ एग्रीव्ड होते हैं, स्टेट के एक्शन से कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, तो हाई कोर्ट में उसको जाते हैं और रिट पिटीशन डालते हैं। तो हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक आदेश दिया, डायरेक्ट किया उस रिट पिटीशन में कि इसके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर किया जाए और 4 वीक के अंदर में एक रीजन ऑर्डर पास किया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश नहीं दिया जाए कि इनका रिक्रूटमेंट कर लिया जाए, इनका सिलेक्शन कर लिया जाए। हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि जो इसने अपना रिप्रेजेंटेशन आपको दिया है उस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जाए, ठीक है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जिसमें कि मोहित के रिप्रेजेंटेशन पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने का ग्राउंड क्या था कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट ये इसने सबमिट किया था तो ये सही फॉर्मेट जो प्रेस्क्राइब्ड था एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट, उस फॉर्मेट में इसमें नहीं किया था और इसलिए इसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में किया गया, ओबीसी कैटेगरी में नहीं किया गया, ठीक है? और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स था 316, ठीक है? और ओबीसी कैटेगरी का था 305। तो 305 से ज़्यादा तो इसका मार्क्स था, लेकिन 316 से कम था। तो जनरल कैटेगरी को इसको ट्रीट किया गया, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ इसने पूरा नहीं किया, ठीक है? इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इस ऑर्डर के बाद फिर से मोहित आता है हाई कोर्ट में, ठीक है, रिट में। और हाई कोर्ट क्या करता है कि हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में इसके रिट पिटीशन को डिसमिस कर देता है और ये होल्ड करते हुए कि ये जो ऑर्डर है, जो सुपरिटेंडेंट का ऑर्डर है, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसके बाद फ्रेंड्स पहुंचता है मामला सुप्रीम कोर्ट।
अब जब सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश का सरकार और अपीलेंट, ये दोनों लोगों का जो भी मामला है, दोनों अपना आर्गुमेंट रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले क्या सबमिशन होता है ये हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश का सबमिशन होता है कि जो एडवर्टीजमेंट था वो 2437 पोस्ट ओबीसी के लिए इसमें रिजर्व था, ठीक है। और जो एडवर्टीजमेंट था उसमें एलिजिबिलिटी नॉर्म्स जो था, ठीक है, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स जो था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था, ये आप जो पढ़ रहे हैं, द एडवर्टीजमेंट स्टेटेड 5.54 इफ द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी do not submit the certificate in the prescribed format within prescribed period, or if they submit the certificate of other backward class category valid for the services of government of India, they will be treated as candidate of unreserved category। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति जो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है वो सबमिट करेगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, तभी उसको ओबीसी माना जाएगा, ठीक है। और अगर उसने नहीं किया, ठीक है, तो उसको ओबीसी कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से बहुत सारे आर्गुमेंट हुए, बहुत सारे सबमिशंस हुए, लेकिन हम यहाँ जो सिर्फ रिलेवेंट है इस केस से उसको डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर फ्रेंड्स आप ये जजमेंट पूरा कंप्लीट लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो आप एक कमेंट करें, आप एक मिनिमल चार्ज पे आपको डिफरेंट जजमेंट्स कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, इसमें लाइन बाय लाइन उसका सारा सार समझाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर जजमेंट को समझना तो हमारे पास उसको आप ईमेल आईडी हमारा है, उस पर सेंड करें कि कौन सा जजमेंट आप जानना चाहते हैं, उसका एक पर्सनलाइज्ड वीडियो बनेगा। और आपको मंथली पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आपको कंप्लीट समझाया जाएगा इन डिटेल। और कोई खास जजमेंट आप अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल बिल्कुल ही मिनिमल चार्ज पे कीजिए और समझिए, उसके लिए आपको स्पेशल बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि उत्तर प्रदेश का एक और सबमिशन होता है कि जब ये आप समझ गए कि आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है, और यहाँ कह रहा है कि बोथ मोहित एंड किरण, यहाँ इसमें फ्रेंड्स दो केस है, तो हम सिर्फ मोहित का लेके चलते हैं। तो उसने ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट था उसमें सबमिट किया था, और जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट के लिए था जो कि क्लॉज 5.44 में जो दिया हुआ था उसमें सबमिट नहीं किया गया था। तो दोनों ही जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के में काउंट किए गए, और उनके मार्क्स जो रिक्वायर्ड कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का उसमें नहीं आता है, उससे कम है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये हम देख चुके हैं। आगे आते हैं। अब अपीलेंट का क्या सबमिशन होता है ये देखते हैं। ये स्टेट का सबमिशन हो गया कि इनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अपीलेंट का सबमिशन क्या होता है? अपीलेंट का सबमिशन है फ्रेंड्स की ओबीसी सर्टिफिकेट जो इन्होंने दिया था वो दोनों ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए दोनों ही तहसीलदार के द्वारा इशू होता है। इनका एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि डॉली चंदा, एक केस का इन्होंने रेफरेंस लिया कि डॉली चंदा वर्सेस चेयरमैन जी एंड अदर्स, उसमें कहा गया कि एवरी इन्फ्रैक्शन ऑफ रूल मे नॉट नेसेसरीली रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर। जो भी रूल है तो हर रूल का छोटा सा फ्रैक्शन ये रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेचर नहीं हो सकता है। फिर इन्होंने एक और केस का रेफरेंस लिया कि धीरेंद्र सिंह पालीवाल वर्सेस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उन्होंने कहा कि प्रोपोजिशन दैट इन केस ऑफ एनी डाउट एज टू क्वालिफिकेशन ऑफ एनी कैंडिडेट द कैंडिडेट कुड हैव बीन कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। अगर विभाग को लगा कि किसी कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन में डाउट है तो कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है कि वो अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे, ठीक है। एक ये चीज़ हो गया। फिर क्या कहा गया कि एक राम कुमार गिजरोया वर्सेस दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एंड अनदर एंड कर्ण सिंह यादव वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, ये दोनों केस साइट किए गए, ठीक है। ये दो केस साइट किए गए और इसमें कहा गया
कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशंस ऑफ टू मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी इज टू रिमूव इनइक्वालिटीज इन एम्प्लॉयमेंट and provide legal playing fields for those belonging to educationally and socially backward classes of society. Hence, it would be unreasonable with too technical in one's approach and throw as under the object to be achieved by reservations. अब इसमें कहा गया कि ये जो रिजर्वेशन का पर्पस है ये नहीं है कि इतना टेक्निकल हो जाए कि छोटी सी गलती के लिए किसी को रिजर्वेशन का पॉलिसी का ऑब्जेक्ट ही अचीव नहीं करने दिया जाए। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद अब ये दोनों का जब सबमिशन ख़त्म हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला इशू आया। सुप्रीम कोर्ट के पास इशू क्या था, मतलब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड क्या करना था। तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था कि क्या यूपी पीआरबी बाउंड है ओबीसी सर्टिफिकेट मोहित और किरण के द्वारा सबमिट किए गए जो कि गलत फॉर्मेट में था, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को कंप्लाई नहीं कर रहा था, तो क्या इनके सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने के लिए यूपी पीआरबी बाउंड है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना सारा लॉजिक यहाँ पे रखता है। सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट के डिसीजन को अफर्म कर दिया। अब यहाँ आप समझ गए, यहाँ समझ गए कि यहाँ हुआ क्या, कि अगर यहाँ आपको समझ में आ गया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अफर्म कर दिया। अफर्म कर दिया मतलब कि इनके रिक्रूटमेंट को, इनका जो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, इनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ था उसको सही पाया। और सही पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पे रिलाई किया, अपने ही जजमेंट पे रिलाई किया। वो केस है रजिस्ट्रार जनरल कलकत्ता हाई कोर्ट वर्सेस श्रीनिवास प्रसाद शाह। ठीक है, इसमें कहा था, इसमें साफ साफ कहा गया है कि सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड by the competent authority as per the prescribed format prescribed in the advertisement, otherwise it would have an adverse consequence on the candidate's candidature। इसमें साफ साफ ये चीज़ कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोट किया। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, फिर कहा कि अगर आप एडवर्टीजमेंट और नोटिफिकेशन के टर्म्स को कंप्लाई नहीं करते हैं तो इसका एडवर्स कंसिक्वेंसेस होगा ही, और आपके क्लेम्ड स्टेटस को रिजेक्ट करने का मतलब रिजेक्ट कर सकता है सिलेक्टिंग बॉडी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, और उसका जो ये एक्ट है वो जस्टिफाइड है, अब परमिसिबल है। अगला क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो है, रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए बेस्ट जज है और जनरली ये परमिसिबल नहीं है कि कोर्ट उसमें इंटरफेयर करे। ठीक है, और ये कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि टू रीड एंड अंडरस्टैंड द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, और इससे अगर फेल होते हैं तो आप ये डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, स्पेशली जो कि आपका फॉल्ट हो। ठीक है, जो कि समझने में आपको रिक्रूटमेंट का रिक्वायरमेंट जो है उसको समझने में आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो, ये आपका फॉल्ट है। इसके बेसिस पे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को उस पर डाउट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर कहा कि अगर कैंडिडेट को नहीं समझ में आता है कुछ ऐसा, तो वो कोर्ट ने ये कहा कि अगर कैंडिडेट को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो वो अप्रोच कर सकता है, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी को, और ये अप्रोच अगर नहीं किया उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम उसको होती है तो जो प्रोसेस होता है उस पर वो डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इनका जो रिक्रूटमेंट है, इनका जो नॉन सिलेक्शन है उसको अफर्म किया, और वो कहा कि हैविंग रिगार्ड देयर टू बोथ मोहित एंड किरण कैन नॉट टेक देयर शेल्टर अंडर द प्ली दैट इंसिस्टेंस ऑफ द पार्ट ऑफ यूपीपीआरबी ऑफ 17 सर्टिफिकेट्स इशूड in the requisite format is a mere formality which could have been dispensed with since they had certificate issued in the other format। अगर किसी और फॉर्मेट में इन लोगों ने सर्टिफिकेट डाल दिया है तो इसका ये प्ली नहीं ले सकते हैं। अगर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही डाला होता
तो इनका सिलेक्शन होता। अगर इनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया गया है तो ये सही किया है, और कोर्ट ने इनको कोई भी रिलीफ देने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, और इनके कैंडिडेट, इनका जो अपील था इसको डिसमिस कर दिया। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जजमेंट आपके लिए हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि अगर आप कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर कहीं भी अप्लाई उस चीज़ के लिए करते हैं जहां आपको कोई रिजर्वेशन का लाभ लेना हो, तो उसमें क्या होता है कि रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसको कम्प्लीटली पढ़िए। जो समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा है उसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ को अप्रोच कीजिए, कंसर्न अथॉरिटी आपको बताएगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो उसी फॉर्मेट में आपको करना है। अगर उसके अलग फॉर्मेट में आपने किया तो आप जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाएंगे। फ्रेंड्स इसका हम केस का नाम जान लेते हैं, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। केस का नाम है फ्रेंड्स कि मोहित कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स, और इसमें कनेक्टेड केस भी है। इसमें जजेस थे जो जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस मनमोहन। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और काफ़ी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी, आपको पता चला होगा। आप आगे से इस वीडियो का लाभ लेंगे, इस जजमेंट का लाभ लेंगे, ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, फॉर्म को फिल करते समय। बहुत बहुत धन्यवाद।